हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश इंस्पायर में। आज हमारा भारतीय इतिहास का तीसरा दिन है और हमने 2 क्लासों में पढ़ा इतिहास का सामान्य परिचय और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे होंगे और पिछली 2 क्लासों में आपको मज़ा आया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो मेन फैक्ट हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। इससे पहले कल हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा इतिहास क्या होता है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस है प्लस आस, जिसका अर्थ इस प्रकार वास्तव में किसी घटना का घटित होना इतिहास कहलाता है। इतिहास वह विषय है जो हमें हमारे अतीत की घटनाओं से अवगत कराता है और वह साधन जो हमें अवगत कराते हैं वो ऐतिहासिक साक्ष्य कहलाते हैं। फिर हमने पढ़े ऐतिहासिक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्य कौन कौन से होते हैं? मिट्टी के दौरान, खुदाई के दौरान मिले हुए साक्ष्य, अभिलेख के आते हैं। उसके बाद सिक्के और मोहरें, आत्मकथाएं, जीवनियाँ, प्रसिद्ध यात्रियों के यात्रा वृत्तांत, प्रसिद्ध किताबें, ग्रंथ। उसके बाद हमने पढ़ी राजतरंगिणी कलन के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें कश्मीर का उल्लेख है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक किताब है जिसमें मौर्य कालीन अर्थव्यवस्था का उल्लेख है। कौटिल्य को हम विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोलते हैं। हमने पढ़ी पाणिनि अष्टाध्यायी किताब लिखी जो संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, जिनकी किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका है। और अभिलेखों का जनक किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को कहा जाता है। ये हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा होता है? जहाँ उस इतिहास के ना तो लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, ठीक है, जिससे इतिहास के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, वो प्रागैतिहासिक काल। आद्य प्रागैतिहासिक काल, जिस इतिहास के लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता, वो आद्य प्रागैतिहासिक काल। और जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद है और उनको पढ़ा भी जा सकता है वो ऐतिहासिक काल कहलाते हैं। फिर हमने पढ़ा पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पुरापाषाण काल में पढ़ा कि समूह में नहीं रहता था और केवल शिकार करता था। जो इनके औजार थे वो बड़े थे, हस्त कुठार जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद मध्यपाषाण काल हमने क्या पढ़ा कि इनके औजार छोटे हो गए, यानी कि छोटे सूक्ष्म पाषाण हो गए, जिनको हम बोलते थे मैक्रोलिथस, ठीक है। पशुपालन किया। पशुपालन में इनका मेन जो पहला पालतू जानवर था वो कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने क्या पढ़ा? आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, तांबे का प्रयोग किया, कृषि और खेती करने लगा और स्थायी बसावट करने लगा। ये हमने पढ़े पाषाण काल। फिर हमने पढ़ा कि 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुर नामक स्थान पर पाषाणकालीन औजार खोजे गए थे सर्वप्रथम, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमने कल भारतीय इतिहास पढ़ा। भारतीय इतिहास को हमने 3 हिस्सों में बांटा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 1206 ईस्वी तक, मध्यकालीन 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक और आधुनिक 1707 से वर्तमान तक। ये हमने कल पढ़ा। फिर हमने कल कुछ फैक्ट पढ़े कि सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ पाए गए? सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य लोथल गुजरात में पाए गए। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ पाए गए बताओ? कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश पाए गए। और जले हुए चावल के साक्ष्य कहाँ मिले तुम्हें? कालीबंगा, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है?
काले रंग की चूड़ियाँ। और हमने क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़े कुत्ते के प्रथम सेक्स। कुत्ते के प्रथम सेक्स रोपड़ पंजाब में मिले। मानव के साथ कुत्ते के समाधान के प्राचीनतम सेक्स बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में पाए गए। प्राचीनतम कृषि के सेक्स और स्थायी बसावट के सेक्स मेहरगढ़ पाकिस्तान में पाए गए। हमने पढ़ा भारतीय चित्रकला के प्रथम सेक्स मोहनजोदड़ो में पाए गए। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम सेक्स भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाए गए। और विश्व में सर्वप्रथम आदि मानव की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में पाई गई, जिसको हम बोलते थे ऑस्ट्रोपिथेकस। और भारत में सर्वप्रथम शिवालिक क्षेत्र जिनको हम बोलते थे रामपिथेकस। कल हमने यहाँ तक हमने पढ़ाई क्लास ली थी। उसके बाद हम आज शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, अब तक हमने जो पिछली दो क्लासों में पढ़ा उसका रिवीजन किया है, और अब शुरू करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता। अब सबसे पहले तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको समझो। क्योंकि जो ये सभ्यता है ना, इसकी जितने भी जो अब तक स्थल पाए गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक जितने भी स्थल पाए गए हैं वो सब या तो सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान इसके जो स्थल मिले ना, वो सभी स्थल या तो सिंधु घाटी नदी या इसकी सहायक नदियों के आसपास प्राप्त हुए, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा यानी कि हड़प्पा प्रास्थल है, उसकी खोज होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरास्थल हैं वो या तो सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए हैं, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सर्वप्रथम जो पुरास्थल खोजा गया था ना, वो हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1921 में। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। आई ना बात साथ? हम बोलते हैं ना, कभी पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी तो पूरी एक सभ्यता है, जितने भी पुरास्थल हैं उनको हम किस में रखते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। क्यों रखते हैं? क्योंकि अधिकांश जो ये स्थल हैं, प्रास्थल हैं, कहाँ पाए गए हैं तुम्हारे? या तो सिंधु नदी के आसपास हैं और या इसकी सहायक नदियों के आसपास हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सबसे सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा प्रास्थल की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोजी गई, यानी कि हड़प्पा स्थल खोजा गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आई ना बात समझ में? अब आके देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है ना, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 ईस्वी में। मैंने आपको ईस्वी और ईसा पूर्व का मतलब समझाया, आया ना समझ में? ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है ईसा पूर्व या बीसी, और ईस्वी के जन्म के बाद की घटनाएं ईस्वी में आती हैं या एडी में आती हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी द्वारा की गई थी। 1921 में
सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई और कौन सा प्रस्थल खोजा गया? हड़प्पा सभ्यता। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? R.D. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? R.D. बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन बनता है आपका, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी R.D. बनर्जी ने। किसने? R.D. बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। कब की थी? 1922 ईस्वी में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध। कहाँ पर है? सिंध में। सिंध कहाँ पर पड़ता है? आपके पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला भी कहा जाता है। सिंधु वाला बाग क्या कहा जाता है? सिंधु वाला बाग भी कहा जाता है और नखलिस्तान भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, आप यहीं बन गए ना। क्या क्वेश्चन बने? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब की गई? 1921 ईस्वी में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? R.D. बनर्जी ने। कब की थी? 1922 ईस्वी में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध। और सिंध कौन सी जगह है? पाकिस्तान में। सिंध कौन सी जगह है? पाकिस्तान में। और सिंधु घाटी इस मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं, नखलिस्तान भी कहते हैं और सिंधु वाला बाग भी हम इसको बोलते हैं। कितने क्वेश्चन बन गए? अब इन दो लाइनों में क्वेश्चन सुनो, मैं समझा रहा हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे समझने के लिए क्वेश्चन ये नहीं बनेगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी पुरा स्थल हैं वो या तो सिंधु नदी या इसकी सहायक नदियों के आसपास मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। पूरा मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? R.D. बनर्जी ने की थी। वर्तमान में जगह कहाँ पर है? वर्तमान में जगह सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो को हम नखलिस्तान भी बोलते हैं और मोहनजोदड़ो को हम सिंधु वाला बाग भी बोलते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे शुरू देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति। कौन सी पद्धति? कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार क्या माना गया है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। ईसा पूर्व समझ रहे हो? BC। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कार्बन डेटिंग पद्धति, साइंस आ गई। कार्बन डेटिंग पद्धति में 2 कार्बन यूज किए जाते हैं। कौन कौन से कार्बन यूज किए जाते हैं? C12 और C14। कौन कौन से? C12 और C14। अब क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल कितना है कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार? 2350 से 1750 ईसा पूर्व या BC है। आगे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में फैली हुई है। एक तो भारत में है, पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में। और वर्तमान में सबसे अधिक जो इसके प्रस्थल है ना, पाकिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 देशों में। कितने देशों में? 3 देशों में। और वर्तमान में सबसे अधिक पाकिस्तान में है और इसके लगभग 500 से अधिक प्रस्थलों की खोज हो गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर 500 से अधिक जो प्रस्थल हैं ये खोज लिए गए हैं और अधिकांश प्रस्थल पाकिस्तान देश में है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो कुल विस्तार है ना, यानी कि कुल विस्तार, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12,99,500 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी फैली हुई है।
सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार 12,99,500 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 12,99,500 वर्ग किलोमीटर है। अब पूछे जी जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी कोना कौन सा है, दक्षिणी कोना कौन सा है, पूर्वी कोना कौन सा है और पश्चिमी कोना कौन सा है। देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी कोना है, उत्तरी कोना यानी कि कौन सा है? मांडा। कौन सा है? एक मांडा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रखा गया है। मांडा कहाँ पर है? कश्मीर में। मांडा कहाँ पर है? कश्मीर में। ठीक है। कौन सा है? उत्तरी। कौन सा है? उत्तरी कोना। ठीक है। दक्षिणी कोना कौन सा है? देमाबाद। कौन सा है? देमाबाद। देमाबाद और देमाबाद कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। पूर्वी कोना कौन सा है? आलमगीर। कौन सा है? आलमगीर। और आलमगीर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ आता है? आलमगीर आता है उत्तर प्रदेश में। और पश्चिमी कोना कौन सा है? पश्चिमी कोना है और ये आता है पाकिस्तान में। कहाँ आता है? पाकिस्तान में। ठीक है। ये चारों कोने हो गए। मांडा कश्मीर आपका उत्तरी, इस उत्तरी कोना है। आलमगीर पूर्वी है। देमाबाद महाराष्ट्र दक्षिणी है। और सोता कांडेडोर पाकिस्तान में है जो आपका पश्चिमी है। अब जब इसकी तो ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है क्या? तो ये है पश्चिम। यहाँ पूर्व में क्या है? आलमगीर है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा? सोता कांडेडोर। इसके बीच की जो दूरी है ना, कितनी है? ये है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में पूरब से पश्चिम, जो पूरब का पॉइंट है कौन सा है? पूरब की जगह कौन सी है? आलमगीर। पश्चिम है सिंध प्रांत में सोता कांडेडोर। इनकी जो बीच की दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। कितनी है? 1400 किलोमीटर। और ये है, ये क्या है? उत्तर। ये है दक्षिण। क्या है? दक्षिण। इसके बीच की दूरी है ना, ये है 1600 किलोमीटर। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है। ये कितनी है? 1600 किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुल विस्तार है 12,99,500 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हमने इसके बाद पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी कोना कौन सा है। हम जैसे पढ़ते हैं ना कि उत्तरी कोना, दक्षिणी कोना, इनकी लास्ट वाला कोना, पहले वाला कोना। तो मैं जैसे हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता का एक नक्शा बनाएं और नक्शा बनाने के बाद हम इसका उत्तरी कोना देखें। क्या देखें? उत्तरी कोना। तो उत्तरी कोना कौन सा है इसका? उत्तरी कोना है मांडा कश्मीर। उत्तरी कोना कौन सा है? मांडा कश्मीर में है। दक्षिणी देमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्व में आलमगीर है। और सोता कांडेडोर पश्चिम में है, पाकिस्तान में है। अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल यानी कि उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? तो मांडा कश्मीर है। देमाबाद दक्षिणतम है। पूर्वी कौन सा है? आलमगीर है। और सोता कांडेडोर पश्चिमी है। और इनके बीच की दूरी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 1400 किलोमीटर है। ठीक है ना? आई ना बात समझ में? ठीक है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे मेन फैक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और इसे आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। अब देखो, हमने कल पढ़े इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम क्या बोलते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन क्योंकि यहाँ के लोग कांस्य से परिचित थे। यहाँ के लोग कांस्य से परिचित थे। ठीक है। और इसे आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। अब मुझे बताओ, इसे आद्य प्रागैतिक इतिहास में क्यों रखा गया है? इसे आद्य प्रागैतिहासिक काल में क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता।
क्योंकि यहाँ की लिपि थी ना ब्रुष्टोफिदन थी। कौन सी थी? ब्रुष्टोफिदन। और ये लिपि ऐसी थी जैसे कि ऐसे चित्रात्मक। कैसी लिपि थी ये? चित्रात्मक लिपि थी। ब्रुष्टोफिदन कैसी लिपि थी? चित्रात्मक। से अनुमान लगा सकते थे, हम उनको पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखते हैं। क्योंकि वहाँ की लिखित साक्ष्य तो हैं, लेकिन वो लिखित साक्ष्य पढ़ने लायक नहीं है, केवल हम उनको अनुमान लगा सकते हैं। कैसी शैली थी? कैसी लिपि थी? चित्रात्मक थी। क्या नाम था इस लिपि का? ब्रुष्टोफिदन। क्या था? ब्रुष्टोफिदन इस लिपि का नाम था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है और उसे आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। अब सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता है। यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती हैं और एक ग्रिड प्रणाली में थी। यहाँ की जो सड़कें हैं समकोण पर काटती हैं। किस पर? समकोण, यानी कि 90 डिग्री पर। किस पर? 90 डिग्री पर, जैसे कि ऐसे काटती हैं। एक नाली ऐसे आई, एक नाली ऐसे आई, आपस में काट दिया। कौन सा कोण बन गया? 90 डिग्री का। कौन सा कोण बन गया? 90 डिग्री का। 90 डिग्री कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो यहाँ की जो सड़कें हैं ना, आपस में समकोण पर काटती थी और एक ग्रिड प्रणाली में थी। ग्रिड यानी कि जाल बना हुआ था। क्या था वो? क्या बना हुआ था? इनका जाल बना हुआ था ऐसे। नगर 2 भागों में बटा हुआ था। जो नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, जहाँ जहाँ भी जो प्रस्थल थे, वो 2 भागों में बटे हुए थे। 2 भाग कौन कौन से थे? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। कौन कौन से? उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। ऐसा माना जाता है एक भाग राजा के लिए था, दूसरा भाग प्रजा के लिए था। ठीक है। उन्नत जल निकासी थी। उन्नत जल निकासी थी, यानी कि जो जल निकासी है ना, उसके लिए नालियाँ बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? नालियाँ बनी हुई थी। और नालियाँ भी किसकी? सीमेंट की या लकड़ी की बनी हुई थी। 2350 ईसा पूर्व में ऐसी सभ्यता भी पाई गई भारत के अंदर, जहाँ पर जो चीज़ें आज नहीं है वहाँ वो चीज़ अब पहले थी। समकोण पर सड़कें काटना, यानी कि बिल्कुल प्लानिंग से सड़कें काटना। ठीक है। उन्नत जल निकासी। उन्नत जल निकासी यानी, तो हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है और इसको आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि लिखित तो साक्ष्य थे लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़कें समकोण यानी कि 90 डिग्री पर काटती थी और एक ग्रिड प्रणाली यानी कि ग्रिड प्रणाली में थी, यानी कि जाल बनाती थी। नगरों को 2 भागों में बांटा हुआ था, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, एक राजा के लिए और एक प्रजा के लिए। उन्नत जल निकासी और नालियाँ थी। उन्नत जल निकासी थी एवं नालियाँ सीमेंट और लकड़ी की बनी हुई थी। और सबसे उन्नत जल निकासी धौलावीरा गुजरात में थी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना। क्वेश्चन आता है कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे उन्नत जल निकासी थी धौलावीरा गुजरात। कहाँ पर? धौलावीरा गुजरात में। आई बात समझ में? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया है। इसे आद्य प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, नगरीय व ग्रामीण, या कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन आएगा? नगरीय सभ्यता। क्या आएगा? नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें आपस में काटती थी समकोण पर, न्यून कोण पर। कैसे बना सकता है क्वेश्चन? तो क्या आएंगी? समकोण पर। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर कितने हिस्सों में बटा हुआ था? 2 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे उन्नत जल निकासी किस स्थान की थी? धौलावीरा